ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट अब तय कर रहा था कि ओपोनेंट को कहां हर्ट किया जाए। होस्ट ने तुरंत कमेंट किया, इस समय फायर ड्रैगन ने क्लियर एडवांटेज ले लिया है। देखिए, अरीना फ्लोर का वह हिस्सा जहां आइस हॉर्न बीस्ट खड़ा है बेहद तेजी से कम हो रहा है। भीड़ में मर्मर्सर्स रुक ही नहीं रहे थे। हेडमास्टर ने शुरुआत में ही 8th लेवल स्टार स्किल ब्लेजिंग फ्लेम फायर सी यूज करके अपने लिए परफेक्ट सिचुएशन बना ली थी। अब अरीना का टेम्परेचर 600 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगर आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट ने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो अरीना से उठती हीट उसके लंग्स को अंदर से डैमेज कर देगी। ओपोनेंट को पूरी तरह कॉर्नर में धकेल देने के बाद ड्रैगन अपने ह्यूज विंग्स फैलाकर ऊंचाई में उड़ गया। फिर उसने अनलीश किया ड्रैगन ब्रेथ एब्सोल्यूट फ्लेम स्लैश। आग की लपटें विशाल ब्लेड्स की तरह शेप लेकर नीचे स्लैश करने लगी। जैसा उम्मीद था 3 मूव्स लगातार रिलीज हुए। उनमें से एक सीधे आइस हॉर्न बीस्ट के एब्डोमेन पर जा लगा। वह कहीं भाग नहीं सकता था, उसे पूरा हिट लेना पड़ा। नीला ब्लड हवा में उछला। होस्ट चीख पड़ा। यह अटैक बेहद फियर्स है। 9th लेवल स्टार स्किल ड्रैगन ब्रेथ एब्सोल्यूट फ्लेम स्लैश ने आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट को डॉज करने का कोई मौका नहीं दिया। क्या यह मैच सिर्फ एक मूव में खत्म हो जाएगा? ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग का वीक को ओवरवेल्म करना देखना पसंद था। उनकी क्लैपिंग गूंज उठी। वाह, हेडमास्टर द्वारा नर्चर्ड स्टार पेट सच में पावरफुल है। जितना पुराना उतना खतरनाक। हेडमास्टर एनर्जी शील्ड के अंदर शांत खड़े थे। वह अपनी ऊपर मुड़ी हुई मस्टाश सहला रहे थे और अपने चेहरे की मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। शायद अब समय आ गया है लिटिल जंग को बुलाकर दिखाया जाए। देखो, कितने लोग चाहते हैं लेकिन मौका नहीं पाते। टीचर ने तुम्हें चुना है, इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझो। जंग लिंगतोंग हल्के से ऑकवर्ड होकर बोली, मैच अभी खत्म नहीं हुआ टीचर। लेकिन यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों की तरह वह भी मान चुकी थी कि हेडमास्टर जीत चुके हैं। तभी हेडमास्टर के चेहरे का भाव बदला। उनकी पुरानी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह चौंक कर बोले, इल्यूजन। अरीना में जो इमेज दिख रही थी कि आइस हॉर्न बीस्ट फ्लेम स्लैश से कट गया है, ये मानो जलता हुआ कागज हवा में राख बनकर बिखर रहा हो। अगर यह इल्यूजन है तो असली बीस्ट कहाँ है? ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट इधर उधर देखने लगा। वह सच में कंफ्यूज था। उसने तो पूरे अरीना को आग से लॉक कर दिया था। फिर ओपोनेंट भागा कहाँ? ऑडियंस भी चारों ओर देखने लगी। सब हैरान रह गए। अरीना में 2 नर्चरिंग मास्टर्स और ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट के अलावा किसी भी लिविंग क्रीचर का ट्रेस नहीं था। आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट गायब हो चुका था। अब असली शो मेन एक्टर के बोलने का इंतजार कर रहा था। सुपिंग ने तब तक इंतजार किया जब तक सब लोग उसके स्टार पेट को ढूंढते ढूंढते परेशान नहीं हो गए। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। यहाँ है। सुपिंग ने अपने पास की खाली स्पेस की ओर देखा। उसके आर्म्स क्रॉस थे। वह कोई स्किल यूज नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक ड्रैगन की ब्लेजिंग फ्लेम जोर से हिलने लगी। पहले ऐसा लगा जैसे एक साधारण गस्ट ऑफ विंड आग के बीच से गुजरा हो। फिर वही हवा एक वायलेंट स्टॉर्म में बदल गई। पूरे अरीना की आग एक तरफ स्वीप हो गई। ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट भी पीछे की ओर धकेला गया। दहकती लपटों का समंदर अब नियंत्रण से बाहर था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। उस हवा के तेज झोंके से वह आखिरकार नीचे उतरने पर मजबूर हो गया और अपने क्लॉज जमीन में गाड़कर खुद को संभालने लगा। होस्ट ने मौजूद दर्शकों की तरफ से सवाल किया, क्या हो रहा है? अचानक अरीना में एक शक्तिशाली हवा उठी। ओल्ड हेडमास्टर ने तुरंत अपनी एनर्जी शील्ड उसी दिशा में मोड़ दी। उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई कि उसके स्टार पेट की ब्लेजिंग फ्लेम फायर सी, जिसका तापमान बेहद ऊंचा था, इतनी आसानी से बुझ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सिर्फ साधारण हवा है। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी 9th लेवल एनहांस्ड विजन में एनर्जी भर दी। तुम मेरी आंखों से बच नहीं सकते। वह झुंझला गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ी, वह अपने ही खोज पर विश्वास नहीं कर पाया। उसके साफ हैरान चेहरे ने होस्ट को बेचैन कर दिया। टीचर ने क्या देखा? दूर खड़ा ओल्ड भी सब समझ गया। वह अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए हंस पड़ा और खुश होकर बोला, एक बार देखना 100 बार सुनने से बेहतर होता है। कैमरा बंद करो जो राइस पर चल रहा है और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर स्विच करो। तुरंत समझ जाओगे। कुछ लोग समझ गए लेकिन बोले नहीं। होस्ट ने क्रू को यह हिस्सा काट कर देखने को कहा कि आखिर हुआ क्या था। पहले वाले स्टॉर्म की इमेज को बहुत स्लो स्पीड में प्रोसेस करके सबके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भेजा गया। जिसने भी देखा शुरुआत में वही रिएक्शन दिया जो ओल्ड हेडमास्टर का था। फुटेज में सच में केवल ब्लेजिंग फ्लेम फायर स्पिरिट ड्रैगन खड़ा था। आइस हॉर्न बीस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा था और जिस चीज ने फायर सी बुझाई वह साधारण हवा नहीं थी। हल्की नीली रोशनी के साथ गोलाकार मूवमेंट इसलिए दिख रही थी क्योंकि वह चीज इतनी तेजी से हिल रही थी कि हवा में वाइब्रेशन पैदा हो रहा था जिसने फायर सी बुझा दी। इमेज को और स्लो करके पूरी तरह रोकने पर लोगों ने पाया कि वह आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट उड़ रहा था।
हाई स्पीड कैमरा ने ऑब्जेक्ट को पकड़ तो लिया, लेकिन पहले की तरह उसका शेप साफ नहीं दिख पाया। तो यह हवा हाई स्पीड मूवमेंट से पैदा हुई थी, लेकिन कितनी तेज रफ्तार रही होगी कि नंगी आंख उसे देख ही न सके और वह ऐसा स्टॉर्म बना दे जो फायर सी बुझा दे। दर्शकों में हलचल मच गई और उनकी राय बदलने लगी। क्या यही उस यंग नर्चरिंग मास्टर की असली ताकत है? जब उनकी आंखें अभी भी ओपोनेंट टी को नहीं देख पा रही थीं, तभी अचानक ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट का एक हॉर्न अपने मालिक से अलग हो गया। स्टार पेट ने अपना बायां हॉर्न गिरता देखा तो दर्द से चीख उठा। हेडमास्टर पीछे मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका ब्लेजिंग फ्लेम फायर स्पिरिट ड्रैगन अब कोई एक्शन लेने में असमर्थ था। वह धीरे धीरे वह समझ गया कि एक हाई लेवल स्टार पेट भी इस मूवमेंट स्पीड को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो वह इसे रोक कैसे सकता था या काउंटर अटैक कैसे करता। लेकिन ये सब तो बस हल्की सी इंट्रोडक्शन थी। अब सूपिंग ने शांति से अपनी उंगलियां स्नैप की और एक शब्द छोड़ा, स्टॉप। उसने सामने वाले से पूछा, क्या अब भी कंटिन्यू करने की जरूरत है? उसी पल सबने साफ देखा। आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट पूरी तरह सामने आ चुका था और उसके शार्प क्लॉज ड्रैगन के गले की स्किन को छूने ही वाले थे। आइस एलिमेंट की ठंडी एनर्जी उसकी स्किन में घुस रही थी। वह कांप उठा, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई, बस हल्की सिसकारी निकालने लगा। बस एक मूव और गला कट जाता, ओपोनेंट को रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। ओल्ड हेडमास्टर का चेहरा अंधेरा पड़ गया और वह ऐसे जमीन पर गिर पड़ा जैसे बैटरी खत्म हो गई हो। सब खत्म हो गया, सब बेकार चला गया, कहा गया। कुछ पल के लिए सब खामोश रहे। फिर होस्ट ने एक्साइटमेंट दबाते हुए घोषणा की, आर्मर्ड आइस हॉर्न बीस्ट ओवरवेलमिंग एडवांटेज से जीत गया। इस बीस्ट मैच का विनर है कंटेस्टेंट एक्सू क्वांग। अचानक ओल्ड बी की कड़ी आवाज गूंजी, गलत है, उसका नाम सूपिंग नहीं छुपेगा। जब उसने अपना चेहरा दिखाकर इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उसका नाम गलत नहीं रहने दूंगा। वह हिलजोंग सिटी से है, उसका असली नाम सूपिंग है। सूपिंग ने बिना हिचक अपनी आइडेंटिटी उजागर कर दी। असल में सूपिंग कभी किसी से डरता ही नहीं था। संक्षेप में उसने एक और ब्यूटीफुल और स्किल्ड लड़की को भी अपने काम में शामिल कर लिया था। सूपिंग और हेवनली ड्रैगन एकेडमी के हेडमास्टर की यह हल्की बैटल हेडमास्टर के लिए कड़वे अंत पर खत्म हुई। अब सबको पता चल गया कि उसका असली नाम सूपिंग है और वह लॉन्गजांग बे सिटी से आया है। लाइव देखने वाले हों या लाइव स्ट्रीम वाले, सब हैरान थे। क्या यह वही लांग बे सिटी वाला सूपिंग है जिसने इंटरनेट पर स्टारी स्काई को चैलेंज किया था? हे भगवान, कम से कम लेजेंडरी लेवल का होगा। इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट डरावना है। उसकी नर्चरिंग टेक्निक भी बेहद शानदार है। उसकी स्टोर के बारे में सुना है कि वह पेट्स को अच्छी तरह और बहुत जल्दी नर्चर करती है। लगता है ये अफवाह नहीं सच है, लेकिन वह सूपिंग को कॉम्बैट या नर्चरिंग किसी में नहीं हरा सकता। इस तरह जांग लिंगतोंग का टीचर बनने के लिए सबसे सही कैंडिडेट वही है। भीड़ में रेड हेड लड़का और उसका दोस्त भी थे जो जंग लिंगोंग का रूममेट था। दोस्त खुशी से बोला, वाह वो कितना ऑसम है, सच में इतना पावरफुल निकला। रेड हेड लड़का मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, वह सिंपल नहीं है। जंग लिंगतोंग स्तब्ध खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसे पता था सूपिंग हारेगा नहीं, लेकिन इतनी साफ और शानदार जीत की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी बॉस, सूपिंग इतना ताकतवर होगा। काफी समय बाद सिस्टम अचानक सामने आया। यह कोई मिशन नहीं बल्कि रेप्यूटेशन रिवॉर्ड था। प्रोग्रेस 1100S। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मिशन कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड रिसीव करें, केओस स्पिरिट पूल का 50% डिस्काउंट कूपन। सूपिंग खुश होकर तुरंत रिसीव दबा देता है, लेकिन आसपास के लोगों को कुछ पता नहीं था। और जहां तक हेडमास्टर की बात है, उसकी 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स अभी अभी उसके शरीर में लौटे थे, जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक झेला हो। उसकी सोल मानो उड़ गई थी। अब रिकवर होने के बाद उसने बोलने के लिए मुंह खोला। वह सूपिंग के पास आया और बोला, मैं एक लेजेंड, लंबे समय से तुम्हारा नाम एडमायर करता आया हूँ। मैं सच में तुमसे हार गया, मैं कन्विंस्ड हूँ। क्या पूछ सकता हूँ तुमने अभी कौन सी नर्चरिंग टेक्निक इस्तेमाल की? तुमने इसे कहाँ सीखा? क्या मुझे थोड़ा सिखा सकते हो? हेडमास्टर की ईगरनेस देखकर होस्ट चमक कर मुस्कुराया। हेडमास्टर, आप बहुत फ्रैंक हो रहे हैं। यह एक सीक्रेट टेक्निक ऐसी है, कौन अपना सीक्रेट मेथड बताएगा? लेकिन हमारे आदमी की स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी के कारण उसने सीधे बोल दिया, क्योंकि वह जानता था अगर बता भी दे तो कोई उसके जैसा कर नहीं पाएगा। अगर सीखना है तो अपने बीस्ट्स को उसकी स्टोर में नर्चर कराने लाओ, बस। उसने तुरंत कहा। उस मूव का नाम हेवनली द इम्प्रिंट है। यह बस एक्सीडेंटली समझ आया था, अभी तक इसका प्रिंसिपल पूरी तरह नहीं समझा। फिलहाल मैं इसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन पास ऑन नहीं कर सकता। टीचर का मुंह खुला रह गया, लेकिन इसे पास ऑन न कर पाना और भी बड़ा नुकसान था। अगर यह मैजिकल नर्चरिंग टेक्निक वाइडली पॉपुलर हो जाती तो पूरा नर्चरिंग वर्ल्ड बदल जाता। यह सुनकर सूपिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस हाथ से नीली लाइटनिंग जैसी रोशनी निकली। उसकी डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं, जब मैं हेवनली डे को गहराई से समझ लूंगा, मैं इसे रिकॉर्ड करने का तरीका ढूंढूंगा। यह सुनकर सारे गाइडिंग टीचर्स खुशी से चौंक गए।
वह सच में अपना सीक्रेट शेयर करने को तैयार था। एक गाइडिंग टीचर जोर से बोला, ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं लेजेंडरी सूपिंग की नर्चरिंग टेक्निक खरीदने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार हूँ। सूपिंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं पैसे लेने का इरादा नहीं रखता। सब हैरान रह गए। जो हमेशा प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखता था, फ्री में दे रहा था, वह इसे इंटरनेट पर फ्री शेयर करना चाहता था। टीचर्स और हेडमास्टर सुनकर चुप रह गए। उसे याद आया अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स जो फेंकी हुई चीजें उठाकर इस्तेमाल करते थे और बेहतर पढ़ाई चाहने पर पीटे जाते थे। यह गाइडिंग टीचर्स के लिए नहीं कर रहा था, वह चाहता था हर किसी को हाई लेवल नर्चरिंग टेक्निक सीखने का बराबर मौका मिले। यह सुनकर अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स और बिग रेड हेड लड़का रो पड़े। उन्हें छू गया कि वह अभी भी उन्हें याद रखता है। रेड हेड दोस्त ने खुशी से जंग लिंगोंग का हाथ पकड़ा। अच्छे टीचर से मिलना सच में तुम्हारी ब्लेसिंग है। जल्दी उसका डिसाइपल बन जाओ, उसे ज्यादा इंतजार मत कराओ। जॉन लिंटन बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सब लोग अच्छे से रहना। तुम्हारी ब्लेसिंग से कई ग्रैंड मास्टर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है। अचानक बाउवा चाय का कप लेकर आया और जॉन लिंगोंग से घुटने टेक कर टी ऑफर करके डिसाइपल बनने को कहा। बाउवा ने समझाया, आगे से अपने मास्टर को पिता की तरह ट्रीट करना। तुम्हें बहुत थॉटफुल रहना होगा। जंग लिंगोंग ने इसे स्वीकार किया। एक घुटने पर नील होकर टी कप लिया। यस, मैं लाओ की टीचिंग्स फॉलो करूंगी। जैसे ही उसने टी कप लिया, एक ब्लैक हैंड आगे आया और जॉन लिंगोंग के हाथ से कप ले लिया। इतना ग्रैंड सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है। एज के हिसाब से मैं जॉन लिंगोंग से ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ। दूसरों को रिजेक्ट करते वक्त उसने अपनी डिटर्मिनेशन साफ दिखा दी। बोलते हुए उसने हॉट टी सिप कर ली। टी पीना मतलब डिसाइपल स्वीकार करना। फिर भी वो इतना कुछ बोल रहा था। मेरे पास हाथ पैर हैं, मुझे कोई सर्व क्यों करेगा? बो ने देखा वो जरूरत से ज्यादा पोलाइट हो रहा है। उसने साई लेकर कहा, वन डे टीचर, लाइफ टाइम फादर। ये ट्रेडिशन नहीं टूट सकता। ये सुनकर वो कुछ कह नहीं पाया। टी पीने के बाद वो कप चबाने वाला था, लेकिन मुस्कुराते हुए बलो की बात की तारीफ भी की। मगर उसका रूल था रूल्स फॉलो ना करना। आज जंग लिंगतोंग मुझ पर डिपेंड नहीं है। फ्यूचर में भी उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। वो हीरो की तरह सबको फ्रीडम और ब्लेसिंग्स दे रहा था। बो और जॉन लिंगतोंग बस खड़े सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। वो आगे बोला, मेरे साथ चलोगी तो सिर्फ एक काम करना होगा। जो तुम सबसे अच्छा करती हो उसी में यूनिक बनना। क्या कहती हो? डेयरिंग हो? उसने हाथ बढ़ाया। जॉन लिंगोंग ने कामली सोचा। पीछे खड़ा बालो टैलेंट छीने बिना उसे खुद डिसाइड करने दे रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसकी तरफ दौड़ गई, नई शुरुआत के लिए। बीओ चुप रहा, उन्हें जाने दिया। अचानक वो खुशी से बोला, बो, एक और बात, मेरी थीसिस के बारे में। अब जांग लिंगोंग की हेल्प है। मेरी पसंदीदा हेवनली द जल्दी सॉल्व हो जाएगी और एंशिएंट नर्चरिंग टेक्निक्स का डेवलपमेंट। तुम्हारी थीसिस भी सेटल हो जाएगी। बात पूरी होने से पहले ही बालो समझ गया। आंखें बंद कर ली। पहले स्पिरिट ओपनिंग सीखना चाहते हो? वो हंसा। ओह माय, तुम सच में मुझे समझते हो। ओल्ड मैन ने आंख खोलकर कहा, सपने मत देखो, पहले थीसिस खत्म करो, फिर बात करेंगे। मैं अपने डिसाइपल संभाल सकता हूँ, तुम्हें नहीं संभाल सकता क्या? उसे मानना पड़ा। टंग क्लिक किया। ये बूढ़ा सच में स्टबर्न है। तभी बाहर से ब्लैक क्लोक पहना एक आदमी आया, एक घुटने पर नील होकर रिपोर्ट दिया, वैनगार्ड इन्वेस्टिगेशन टीम शहर लौट आई है। बोर्डा ने पूछा, कितने लोग लौटे? पूरी टीम सेफ लौटी, कोई कैजुअलिटीज नहीं। ये सुनकर समझ गया मामला टेंस था। सूपिंग ने पूछा, क्या हुआ? ब्लेयो ने धीमी आवाज में कहा, टीम का कांटेक्ट एक बार टूट गया था, लगा डिजास्टर हो गया। सेफ लौटना लकी है। आज रात नर्चरिंग मास्टर कॉन्फ्रेंस के बाद हम रिपोर्ट मीटिंग करेंगे और वाइल्ड एरिया की एबनॉर्मल चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के आधार पर सूपिंग अब भी बीओ की बात ध्यान से सुन रहा था। हर बेस के पावर हाउसेज मौजूद रहेंगे, इसलिए तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। सूपिंग ने सिर हिलाकर अग्री कर दिया। उस रात नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में सब लोग इकट्ठा थे। बस होस्ट के आने का इंतजार था। इंतजार करते हुए सब शॉक्ड और वरीड थे। सबने बाला की एबनॉर्मल चेंजेस वाली बात सुनी है ना आने से पहले। हाँ, कई पेट्स उन जगहों पर दिख रहे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज से छिप रहे हों। इतने बड़े एरिया के पेट्स को क्या डिस्टर्ब कर सकता है? कहीं 4 किंग्स तो नहीं? पता नहीं, बस उम्मीद है वो ना हो। तुम जानते हो 4 किंग्स की स्ट्रेंथ हेवनली फेट रेल्म यानी लेजेंडरी लेवल पीक होती है। वाइन टावर के लोग भी शायद जीत ना पाए। फुसफुसाहट चल ही रही थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन लियू गोंग चियाओ ने अनाउंस किया, अब नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन की वाइल्ड एरिया इन्वेस्टिगेशन टीम रिजल्ट्स रिपोर्ट करेगी। कई दिनों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और 5 अलग अलग सिटीज की टीम्स की वेरिफिकेशन के बाद हमें फिंक्स से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर सब चौंक गए। एक आदमी बोला, क्या? फिर एबनॉर्मल चेंजेस की वजह क्या है और कांटेक्ट क्यों टूटा? कैप्टन ने एक बड़ा स्टोन निकाला।
इसी वजह से ये एक मिनरल है और मुस्कुराकर बोला, ये ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। उसने अपने पेट को स्टोन खिला दिया। कुछ ही सेकंड्स में रैंक 9 लोअर ब्लड लाइन वाला सिल्वर वुल्फ इवॉल्व होकर रैंक 9 मिडिल कॉम्बैट पावर तक पहुंच गया। बोआ ने चेक करके कहा, ये टेम्पररी बफ नहीं, परमानेंट कॉम्बैट पावर इंक्रीज है। सब हैरान रह गए क्योंकि नॉर्मली रैंक 9 लोअर बीस्ट को मिडिल तक पहुंचने में कम से कम 3 साल लगते हैं। कैप्टन ने गंभीर होकर कहा, तुम सबने अंदाजा लगा लिया होगा, वाइल्ड एरिया में स्टारी स्काई का नया क्रैक खुला है। उस क्रैक के दूसरी तरफ एक प्लैनेट है जहां ये मिनरल मौजूद है। वो आगे बोला, उस क्रैक के आसपास बहुत सारे वायलेंट फियर्स पेट्स जमा हो गए हैं। स्केल इतना बड़ा है कि बी लेवल बेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम का कांटेक्ट इसलिए टूटा क्योंकि वो क्रैक के अंदर जांच करने गए थे। स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए हमें जल्दी उन बीस्ट्स को हटाने का तरीका निकालना होगा। सही है, वो बीस्ट्स माइनिंग में रुकावट भी हैं और आसपास के बेसेस के लिए खतरा भी, इसलिए पास में बेस बनाना अर्जेंट है। कैप्टन ने अग्री किया। हमारी टीम उस क्रैक तक जाने का शॉर्टकट जानती है। हम पहले एडवांटेजस टेरेन पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाई कॉम्बैट पावर वाले एलीट्स को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर एक हैंडसम आदमी पीछे बैठे एलीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, एक सूटेबल पर्सन यहाँ मौजूद है। ये कहते हुए उसने सुपिंग की तरफ इशारा किया और बोला कि भाई सुपिंग, उम्मीद है तुम आगे आओगे। सुपिंग का नाम सामने बैठे आदमी ने इंट्रोड्यूस किया। कैप्टन ल्यू गोंगचा ने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और चौंक कर बोला, सच में वही है। उसकी नजर में वो बस काले कपड़े पहना काले बालों वाला एक लड़का था जो आखिरी रो में बैठा था। इतना यंग कोई इतना स्ट्रांग हो सकता है, अब पीछे हटना भी पॉसिबल नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना मुश्किल था। सुपिंग बोला, मेरा सुझाव है कि पहले उस पेट और मिनरल स्टोन को टेस्ट किया जाए जिसने इसे यूज किया है। इस मिनरल की सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स कंफर्म किए बिना रैश एक्शन नहीं लेना चाहिए। ल्यू गोंगचा खुश नहीं हुआ, भौं उठाकर बोला, हम इसे 10 दिन से यूज कर रहे हैं, कोई बैड रिएक्शन नहीं दिखा। फिर उसने सवाल किया, क्या ये यंग मैन हमारी टीम की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस पर शक कर रहा है? अगर प्रॉब्लम होती तो क्या हम जान जोखिम में डालकर इसे लाते? क्या हम जिंदा लौटते? सुपिंग ने जवाब दिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस 10 दिन क्रॉनिक टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए काफी नहीं। दोनों में कोई पीछे नहीं हट रहा था तो बो को बीच में आना पड़ा। उसकी बात सुपिंग की तरफ झुकी हुई लगी। नई चीज को सिर्फ अच्छे साइड से नहीं, बुरे साइड से भी देखना चाहिए। इस बार ये बूढ़ा सुपिंग की राय से सहमत है। बाला ने सुपिंग को बुलाया था, इसलिए वो उसे क्रिटिसिज्म में हारने नहीं देना चाहता था। ल्यू गोंगचा ने मजबूरी में मिनरल स्टोन ट्रे पर पटका और सबऑर्डिनेट्स को हटाने को कहा। बड़बड़ाते हुए बोला, कब से हमारी एसोसिएशन किसी यंग मैन के कमांड में चलने लगी? ओल्ड मैन हंसकर बोला, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, पुराने पेड़ों पर नए पत्ते निकलते हैं। कभी कभी यंग जनरेशन को भी मौका देना पड़ता है। आखिरकार सुपिंग की राय के मुताबिक स्टोन टेस्ट के लिए भेज दिया गया। 5 घंटे बाद काले क्लोक वाला आदमी रिजल्ट लेकर आया। अब से इस मिनरल को एनर्जी क्रिस्टल कहा जाएगा। 10 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बाद कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं मिला। साइड इफेक्ट्स लगभग 0 हैं। ल्यू गोंगचा खुश हो गया, मुस्कुराते हुए बोला, देखा सुपिंग, तुम्हें मौका देना बेकार था। हम 15 साल से ऑनियरिंग वर्क कर रहे हैं, गलत कैसे देख सकते हैं? बाकी लोग भी बोल पड़े, हाँ सुपिंग, नॉर्मल आदमी का एक्सपर्ट को कमांड करना ठीक नहीं। कैप्टन ल्यू स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बात सुनो। वो हंसते हुए बोला, अब कोई प्रॉब्लम बची है या इसे यहीं खत्म करें? सुपिंग ने फिर पूछा, क्रैक के दूसरी तरफ की दुनिया कैसी है? क्या वहाँ नेटिव्स हैं? उनकी कॉम्बैट पावर क्या है? तभी स्क्रीन से क्रैकलिंग साउंड आने लगा। गोंगचा उस क्रैक में घुसते वक्त की हिस्ट्री रिप्ले कर रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस की कुछ लाइंस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, जैसा आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की दुनिया में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं, और नेटिव्स हैं या नहीं अभी तक मिले नहीं, इसलिए पता नहीं। मतलब वो इलाका अब भी पूरी तरह मिस्टीरियस पॉइंट था, एक भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं। सुपिंग ने लीडर के सामने हाथ बांध कर कहा, काम की बात तो छोड़ो, तुम्हारा जवाब तो 3 साल के बच्चे से पूछने जैसा है। न इमेजेस न इन्फॉर्मेशन, बस एक स्टोन लाकर बता रहे हो। ऐसे कैसे पता चलेगा दूसरी तरफ क्या है? सुपिंग मन ही मन सोच रहा था, मुझे बस उस दुनिया का शेप पता चल जाए। नर्चरिंग सिस्टम की मदद से एक सेफ और सीक्रेट रास्ता निकाल लूंगा। इतना पावरफुल रिसोर्स है, वहां जाना रिस्क लेकर भी वर्थ है। सीइंग इज बिलीविंग। सुपिंग तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ उन फियर्स बीस्ट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने एडवेंचर टीम के साथ जाने का फैसला कर लिया। लियोंग चाओ हंसकर बोला, ये वॉरियर है, मुझे तो इसमें एस्ट्रल एनर्जी की हल्की सी भी फीलिंग नहीं आ रही। सुपिंग बोला, मेरे लिए कम से कम 15 रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स अरेंज करो। बाओ ने शांत नजरों से देखा और बोला, कैप्टन ल्यू, तुम साल भर वाइल्ड एरिया में रहते हो, शायद बेस सिटीज की हालत नहीं जानते। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ,
ये यंग मैन नया लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर है। सुपिंग अकेला 10 लोगों के बराबर है। तुम कह रहे हो इसमें एस्ट्रल एनर्जी नहीं, अगर ये चाहे तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। वाइस प्रेसिडेंट की बात सीधे लियू गोंगचा के कान में गिरी। वो चौंक गया। ये सच में लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर है। तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैं अभी एरोगेंट हो गया था। इतनी कम उम्र और इतनी स्ट्रैटेजी, तुम जरूर जीनियस हो। सुपिंग चुप रहा, उसके मूड चेंज पर कुछ नहीं बोला। लियू गोंगचा आगे बोला, 3 और टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स मिल जाएं तो हम बीस्ट नेस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सुपिंग ने मना नहीं किया और गोंगचा मान गया। बालों ने हालात को असेस किया। बहुत अच्छा, आज रात स्टाफ तैयारी करेंगे। सब लोग एक रात रेस्ट करो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। ऑपरेशन को नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का सपोर्ट मिला था, इसलिए बात अलग थी। अगली सुबह लाल पत्तों के विशाल फॉरेस्ट में अचानक बार बार पंखों की आवाज गूंजी। हेलीकॉप्टर तेज चक्कर खाती स्पीड से जंगल के ऊपर से गुजरते हुए नीचे एल्टीट्यूड पर आने लगा। अंदर से अनाउंसमेंट हुई, हम डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। कार्गो होल्ड के अंदर सुपिंग और लू गोंगचा खड़े थे। बाकी लोग हेलीकॉप्टर के पीछे लगे बेंचेस पर बैठे थे। सभी कॉम्बैट गियर में थे। सिर्फ सुपिंग नहीं, वो हमेशा की तरह आराम से वही कपड़े पहने था। उसके पास बैठी लड़की बोली, कैप्टन ल्यू, क्रैक इसी फॉरेस्ट में है। फिर सैटेलाइट लोकेशन कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहा? उसका नाम यिंजी था। वो टाइटल लेवल रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर पेट वॉरियर थी, नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन के डायरेक्ट अंडर। उसके बगल में बैठा हान लांग भी उसी रैंक का था और बोला, आपने शॉर्टकट लेने को कहा था, सीधे उड़कर आना तो बहुत ऑब्वियस है। लियू गोंगचा बोला, स्पेस क्रैक एक केव के अंदर छुपा है। सैटेलाइट का न मिलना नॉर्मल है। नीचे डेंस फॉरेस्ट है, पैदल आओगे तो खो जाओगे। इसलिए शुरुआत से एसोसिएशन ने हाई क्वालिटी हेलीकॉप्टर अरेंज किया। फिर दूर देखते हुए खुश आवाज में बोला, मैं 15 साल से एसोसिएशन में हूँ। क्या तुम टाइटल लेवल लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? हान लांग और यिंजी चुप हो गए। आखिर वो टीम लीडर था, उसका एक्सपीरियंस सब जानते थे। लेकिन सुपिंग मन ही मन सोच रहा था, ये आदमी अजीब है, कुछ छुपा रहा है, सीधे जवाब नहीं देता, बस घुमा रहा है। तभी अचानक उसका शरीर जोर से एक तरफ हिल गया। पूरा हेलीकॉप्टर अटैक बचाने के लिए झुक गया। बीच का गन बे नीचे फॉरेस्ट पर लगातार फायरिंग करने लगा। पायलट की वार्निंग गूंजी, एनिमी अटैक कर रहे हैं, जल्दी स्कैटर हो जाओ, यह जगह क्रैक के पास है। लियोंग च्याओ के आदेश पर सब हेलीकॉप्टर से कूद पड़े। सभी तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गए। मोड होनंग का मुंह खुला का खुला रह गया। चारों तरफ देखते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये तो रैंक्ड 9 लोअर फियर्स बीस्ट्स के अटैक्स को रोकने वाले शील्ड को भी एक ही वार में भेज सकते हैं। क्या ये वही है? जमीन पर टीमिंग कर रहे थे कुछ फियर्स बीस्ट्स जिनका रूप नरक के डेविल जैसा था। उनकी स्किन ब्रॉन्ज थी, टांगें सीधी, हाथों में शार्प क्लॉज, मसल्स फूले हुए और कनपटियों के दोनों तरफ सींग उगे हुए। हर एक ने अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था और रेड पावर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, बिल्कुल गन्स जैसा। फिर पूरी टीम जो एस्ट्रल एनर्जी से हवा में तैर रही थी, उन सब पर एक साथ हमला हुआ। हजारों बुलेट्स टीम की तरफ उड़ी। उनकी कॉम्बैट पावर वाकई डरावनी थी। एक मुंह से निकली मार में लोअर लेवल की डिफेंसेस भेदने की क्षमता थी। हान लांग और युनजी एक दूसरे के पास आकर खड़े हुए और एक बड़ा ब्लू शील्ड बना लिया अपनी डिफेंस बढ़ाने के लिए, मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा अटैक रोकूंगा। यिंजी ने तुरंत सहमति दी। उसके पीछे से उसकी दोनों हथेलियों में पावर जमा हुई और हवा ईगल क्लॉज जैसी धारियों में खिंच गई। 100 फिस्ट। उसके हाथ के इशारे के साथ वो धारियां फियर्स बीस्ट्स की तरफ कटी और वे बचने के लिए भागने लगे। बदसूरत होने के अलावा इनके पास दिमाग भी था। घने जंगल का फायदा उठाकर ज्यादातर पेड़ों के पीछे छिप गए और यिंजी के फिस्ट से बच गए। इतने बड़े अवरोध को काटना संभव नहीं था। छिपे हुए वे आराम से सिर निकालकर मुस्कुराए और उकसाने लगे। अगर मारे नहीं जा सकते तो वो लगातार शूट करते रहेंगे। दोनों शील्ड के पीछे छिपकर गालियां देने लगे। ये कटिंग बीस्ट्स छिपने में बहुत माहिर हैं। यिंजी का 100 फिस्ट जो लोहे को मिट्टी की तरह काट देता है, पेड़ पर बस खरोंच ही डाल पा रहा है। लगता है ये पेड़ सामान्य नहीं है, शायद किसी सब्सटेंस से मजबूत किए गए हैं। तभी अचानक यिंजी के पीछे से 3 नाम ऊंची छलांग लगाकर ऊपर आ गए। क्या भयानक जंपिंग पावर है! एक पल में आसमान तक पहुंच गए। पास से सुपिंग चिल्लाया, पीछे सावधान। साथ ही उसका हाथ चमकीले पीले मुक्के के साथ डीमन सप्रेशन डिवाइन फिस्ट चलाने को घूम चुका था यिंज को बचाने के लिए। अचानक उसे लगा उसकी हरकत रुक गई है। बीस्ट्स ने अपनी बाहों और मजबूत पूंछ से उसका हाथ जकड़ लिया। आसानी से उन्होंने संख्या बांटकर पूरे समूह को अलग करने की चाल चली थी। स्थिति खराब थी।
यिंजी ने अपनी बाहों से बड़ी पूंछ को गले से हटाने की कोशिश करते हुए पीछे चिल्लाया, सीनियर सूपिंग मेरी और हान लांग की चिंता मत करो, ये मॉन्स्टर्स मुश्किल जरूर हैं, लेकिन हमारे जैसे रैंक 9 अपर कॉम्बैट पावर पेट वॉरियर्स को तुरंत खत्म नहीं कर सकते। पहले आप अपनी सोचिए। होंग लांग एक नाम के चेहरे पर मुक्का मारते हुए बोला, हवा में लड़ना बहुत कठिन है, ये हमारे लिए नुकसान है, ये छिप सकते हैं लेकिन हम चलते फिरते टारगेट्स हैं। ल्यू गोंगचा पूरी टीम के पास उड़कर जोर से बोला, मेरे पास एक आइडिया है, ये फियर्स बीस्ट्स इतने मजबूत नहीं हैं, इन्हें अलग करो, लोगों को बांटो, खत्म करो, फिर इकट्ठा हो जाओ। उसके आदेश तुरंत मान लिए गए। यिमी ने तुरंत सहमति दी। अभी हम बहुत पास थे इसलिए मैं टकराने का डर था। अब सब लोग काफी दूर दूर हैं, आराम से समनिंग स्पेस खोलो। मैं बहुत देर से रोक कर बैठा था। ऑनर्ड, मुझे अपने वॉर पेट्स से तुम्हें दबाने दो। उसने एक साथ गेट्स खोल दिए और बाकी सबने भी वैसा ही किया। अलग अलग होकर लड़ने लगे। सूपिंग ने तुरंत दूर जाती लाइट स्ट्रीक्स की तरफ चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, स्थिति समझे बिना अलग होना बहुत डेंजरस है। लेकिन वे लड़ाई के जोश में थे, सोचने की फुर्सत नहीं। बस मुड़कर बोले, सीनियर सूपिंग चिंता मत करो, हमने अभी काफी देख लिया है, हम संभाल लेंगे। सूपिंग ने आंखें सिकोड़कर जल्दी से हालात का अंदाजा लगाया और बुदबुदाया, उम्मीद है ऐसा ही हो, ये तो बस शुरुआत है। और फॉर्मेशन पहले ही टूट गया, वह उन्हें खतरे में जाने नहीं दे सकता था। सूपिंग के पीछे स्पेस गेट खुलते ही खून और यीन सोल्जर्स की गंध हवा में फैल गई। एक भयानक ब्लैक हेड दहाड़ता हुआ बाहर निकला, वही कैरेक्टर जिसके बारे में बहुत लोग पूछते थे। लिटिल स्केलेटन, बाहर आओ, जल्दी लड़ाई खत्म करते हैं। उसे याद आया जब शुरुआत में उसका सिर बार बार गिर जाता था और वह उठाता रहता था, मगर अब उसके अंदर एक किंग जैसा ऑरा था। सच में उसका प्यूबर्टी पूरा हो चुका था। जैसे ही लिटिल स्केलेटन समनिंग स्पेस से बाहर आया, उसके पूरे शरीर से डेथ एनर्जी और खून की गंध फैल गई। हाथ में वही टूटी हुई बोन सेबर थी। वह बिजली जैसी स्पीड से उड़ा, आंखों में रेड फायर चमक रही थी और सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ा। पीछे कॉर्प्सेस की दहाड़ गूंज रही थी। उसका छोटा सा शरीर बोन सेबर की आधी लंबाई जितना था, फिर भी वह उसे आसानी से घुमा रहा था। परिचित हथियार हवा को चीरता हुआ चला और नरक जैसी मौत की गंध फैल गई। जहां से गुजरा वहां डरावना दबाव महसूस हुआ। उसने लंबी कटार जैसी डार्क एनर्जी छोड़ी जो चांद की धार की तरह फॉरेस्ट डेविल्स पर गिर गई, इतनी तेज कि उन हरामियों के पास बचने का मौका नहीं था। बस चीखते हुए उनके हाथ पैर उड़ गए। लिटिल स्केलेटन खेत में चलती हवा की तरह लगातार झाड़ू मारता गया। जहां जहां वह गुजरा वहां मॉन्स्टर्स के सिर और अंग साफ कटकर उड़ते गए। गति इतनी तेज और सटीक थी कि अनजाने में ही उसने बड़ी संख्या को खत्म करने जैसा असर पैदा कर दिया थी। लेकिन उनके सिर और गर्दन जैसे मैग्नेट्स थे, कटने के बाद अजीब तरीके से एक दूसरे की तरफ खिंच गए। सिर वापस उड़कर गर्दन से चिपक गया और हॉर्न्ड डेविल्स फिर से अपने असली रूप में रिवाइव हो गए। फर्क बस इतना था कि उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा पसीना था, फिर भी वे सूपिंग की नजरों से नहीं बच सके। जैसे ही उनके सिर जुड़े, उन्हें दिखा कि एक बहुत बड़ा पीला साया विशाल दीवारों की तरह उनकी ओर दबता आ रहा है। वे इतने तेज थे कि भाग नहीं सके, बस वहीं चीखते रह गए। सूपिंग ने हाथ थपथपाने जैसा एक्शन किया और गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी भी ठीक वैसा ही दोहराने लगा। उसने बड़बड़ाया, मेरा ये मूव लो, देखता हूँ रिवाइव कर पाते हो या नहीं। उस विशाल गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी के हाथ टकराए जैसे इंसान मच्छर मारता है। वे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। सूपिंग यहीं नहीं रुका, उसने उंगलियां फंसाकर दोनों हाथ कसकर दबाए और जोर से चिल्लाया। गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी ने जमीन पर मुक्का मारा। मूव डबल ड्रैगन सबड्यूइंग डीमंस। ऐसा लगा जैसे दो विशाल ड्रैगन दुश्मन को जमीन में पटक रहे हों। जमीन कई मीटर गहरे गड्ढे में धंस गई। डेविल्स मर जाने चाहिए थे, लेकिन वे कराह रहे थे। शरीर टूटने के बाद भी हवा से मांस इकट्ठा कर फिर बनने लगे। सूपिंग ने झुंझलाकर सीधा उनके चेहरे पर मुक्का मारा। आवाज हवा पर लगी जैसी थी, पर डेविल सच में बिखर गया। इस बार वे पहले की तरह रिकवर नहीं कर सके। सूपिंग सतर्क होकर देखने लगा। आखिर उसके मूव को रोक क्या रहा था? डबल ड्रैगन सबड्यूइंग डीमंस एक इमारत गिरा सकता है, फिर भी ये बार बार जिंदा हो रहे थे जब तक उसने खुद खत्म नहीं किया। जहां वे गायब हुए वहां गड्ढे के नीचे एक लाल बीस्ट हॉर्न जैसी चीज गिर गई। उसके आसपास लाल नारंगी परत थी, जैसे हॉर्न्ड बीस्ट की स्किन। सूपिंग समझ नहीं पाया ये हॉर्न है या थॉर्न। अजीब था कि ये उनके शरीर के अंदर था, जबकि ऐसी चीज बाहर उगनी चाहिए। सोच ही रहा था कि दर्द भरी चीख उसके कानों में गूंजी। वह चौंक कर ऊपर कूदा और लिटिल स्केलेटन के साथ जमीन पर उतरा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया। ये हानलांग के ग्रुप की आवाज थी, लिटिल स्केलेटन चलो। दोनों बिना देर किए हवा में उड़ गए, दो लाइट स्ट्रीक्स की तरह, एक लाल और एक पीला। जहां वे खड़े थे वहां जमीन फटकर मिट्टी पत्थर का स्तंभ उठ गया।
जिस दिशा में सूपिंग जा रहा था वहां एक सूखी बंजर जमीन थी। हरियाली लगभग नहीं थी। सामान्य आकार के हॉर्न्ड डेविल्स का एक झुंड बीच में खड़े सफेद सींगों से ढके एक भयानक फियर्स बीस्ट को जगह दे रहा था। उसके शरीर पर भी हॉर्न्ड डेविल्स जैसी ही स्किन थी, लेकिन सिर के बाल लंबे थे और उसका मोटा शरीर उसे और डरावना बना रहा था। पीछे से देखते ही समझ आ जाता था कि वही इन हॉर्न्ड डेविल्स का बॉस है। लेकिन सूपिंग की आंखें तब फैल गईं जब उसने देखा उनके हाथों में मांस और हड्डियों का ढेर था जिसे वे स्नैक की तरह खा रहे थे। वे काट रहे थे, चूस रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत स्वादिष्ट है। वो आकार इंसान का लग रहा था। सूपिंग ने तुरंत इसे पहले सुनी चीख से जोड़ लिया। उसने अपनी बाईं मुट्ठी कस ली, जबड़ा भींचा और बोला, धत, मैं देर से पहुंचा। उसने सीधे जमीन की ओर मुक्का मारा। एस्ट्रल एनर्जी बाढ़ की तरह बहती हुई निकली, रास्ते के सारे पेड़ काट दिए और जमीन के जीव जला दिए। वह चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने एक और पंच से मिनियंस को उड़ाकर उस बड़े बॉस की ओर फेंका जो इंसानी मांस खा रहा था। वह रोशनी की ओर पीठ किए खड़ा था, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने मुड़कर एक हाथ से सूपिंग की गोल्डन क्रो पावर रोक दी और मुस्कुराया। अब साफ दिखा कि उसके पेट और शरीर के दोनों तरफ हड्डियों जैसा आर्मर था जो कमजोर हिस्सों की रक्षा कर रहा था। मूव रोकने के बाद उसने दांतों से भरा मुंह खोला। अंदर छोटा सूरज जैसा चमकता एस्ट्रल एनर्जी जमा होने लगा। सूपिंग समझ गया कि वह काउंटर अटैक करने वाला है और तुरंत बच गया, लेकिन वह बहुत तेज था। लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूत शील्ड चाहिए था, इसलिए हेवनली ड्रैगन हाउंड और हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट को एक साथ समन किया गया। उनके एस्ट्रल शील्ड्स ने मिलकर डेविल का अटैक हटा दिया। डीमन सबड्यूइंग फिस्ट का सेकंड फॉर्म, जो कोल्ड सी रेल्म के एक्सपर्ट्स को मार सकता था, वह भी इस बीस्ट ने आसानी से रोक दिया। यह सिर्फ ताकतवर नहीं था, अभी उसने इंसानों जैसी आवाज भी निकाली थी। सूपिंग पीछे हटकर उसे देखने लगा, जबकि उसके तीनों पेट्स मिलकर उस पर हमला कर रहे थे। फिर भी उसे जरा भी राहत नहीं मिली। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उसका हाथ चबा रहा था, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद हेवनली ड्रैगन हाउंड ने डॉक्टर एगन फॉर्म टेक्निक से खुद को बड़ा किया और ज्यादा दबाव बनाया। तभी डेविल किंग ने उन्हें झटक कर अलग कर दिया और खतरनाक नजरों से सूपिंग को देखते हुए बोला, डरा हुआ है। सूपिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी ऐसा फियर्स बीस्ट नहीं देखा था जो इंसानी भाषा बोलता हो और इतने खुलेआम लड़ाई चाहता हो। जैसे उसे डराने के लिए हॉर्न्ड किंग सीधे उसकी ओर झपटा। उसने हेवनली ड्रैगन हाउंड के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसका जबड़ा एक तरफ मुड़ गया। सूपिंग ने ऊपर देखा। यह मॉन्स्टर उसके 3 सबसे मजबूत पेट से अकेले लड़ रहा था और फिर भी डिसएडवांटेज में नहीं था। मानना पड़ेगा, यह बिल्कुल साधारण नहीं था। आमतौर पर लिटिल स्केलेटन अकेला ही पूरी टाइटल लेवल पेट वॉरियर्स की फौज संभाल लेता, लेकिन अभी वह सिर्फ मक्खियों की तरह उसके आसपास उड़ रहा था। पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए सूपिंग ने 3 छोटे क्यूट रिंग्स समन किए। उसे याद आया पहले एपिसोड में ये रिंग्स फिशिंग नेट जैसे ट्रेजर्स थे। काफी समय बाद उसे फिर किसी और ताकत से दबने का एहसास हुआ और यह एहसास अजीब तरह से एक्साइटिंग था। वह बुदबुदाया, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा और पता लगाऊंगा कि असल में क्या चल रहा है। बहुत समय बाद उसे इतना खतरनाक फियर्स बीस्ट मिला था, इसलिए उसे पावरफुल ट्रेजर्स निकालने ही पड़े। उसके पास कुल 3 थे और वह सब इस्तेमाल करने वाला था। लोग शायद भूल चुके थे कि उसके हाथ में इंटरमीडिएट बीस्ट ट्रैप रिंग और हाई लेवल बीस्ट ट्रैप रिंग थे। इंटरमीडिएट टाइप रैंक 7 से 9 तक के वाइल्ड बीस्ट्स को पकड़ने की सक्सेस रेट धीरे धीरे बढ़ाता था। हाई लेवल टाइप रैंक 9 और नीचे को 100% और किंग लेवल को 10% तक पकड़ सकता था। सूपिंग ने 3 इंटरमीडिएट और 1 हाई लेवल रिंग निकाली। खुशकिस्मती से उसने पहले ही 7 कमा लिए थे, यानी इस टॉकिंग मॉन्स्टर पर वह काफी इन्वेस्टमेंट करने वाला था। उसे अपने पेट से जूझते देख सूपिंग उम्मीद से भर गया। बस इसे पकड़कर स्टोर ले जाना है, चाहे इसकी पावर्स कितनी भी हों। वहां जाकर यह एक पेट ही बनेगा। सूपिंग स्टोर में वह इनविंसिबल था। सिस्टम पूरे स्टोर की रक्षा करता था। तभी रेडबुल डीमन किंग के मिनियंस ऊपर कूद पड़े। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे सीधे सूपिंग को निशाना बना रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि लीडर घिरा हो तो कमांडर पर वार करो। झुंड को अपनी तरफ आते देख सूपिंग की मुट्ठी कस गई। एस्ट्रल एनर्जी भर गई। वह गर्जा, यहाँ से दफा हो जाओ। उसी वक्त उसने गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी फॉर्म इस्तेमाल किया। एक ही वेव में लगभग सारे मिनियंस उड़ गए। वे सिर्फ संख्या में ज्यादा थे, ताकत में नहीं। उसके पेट्स ने मिलकर लीडर को जकड़ लिया। लिटिल स्केलेटी ने तलवार से रेडबुल डीमन किंग की कलाई फंसा दी। डार्क ड्रैगन हाउंड ने उसका दूसरा हाथ काट लिया और ड्रैगन टेल ने उसकी टांगें जकड़ लीं। सूपिंग समझ गया यही सही मौका है।
वह चिल्लाया, जाओ। उसने चारों रिंग्स एक साथ फेंक दी, लेकिन बंधा होने के बावजूद डीमन किंग की टेल काम कर रही थी। सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया और टेल घुमाकर चारों रिंग्स का रास्ता रोक दिया। वाकई खतरनाक लीडर था। रिंग्स उसकी टेल से टकराते ही टूट गए। सूपिंग का सारा पैसा जो उसने लगाया था खत्म हो गया। उन्हें खरीदने के लिए जो कुछ उसने जमा किया था अब बस टूटे हुए रिंग्स का ढेर बन चुका था। लीडर यह देखकर हंस पड़ा। वह पूरी तरह सुरक्षित था। साफ था कि यह ह्यूमन कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वह बहुत खुश हो गया। सूपिंग भी समझ गया कि यह टॉकिंग मॉन्स्टर आसान नहीं है। उसे कुछ और स्ट्रॉन्ग मेथड्स इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। उसने अपनी वॉच दबाई। तुरंत यूनिवर्स के बाहर मौजूद सैटेलाइट ने अपनी गन टारगेट पर सेट कर दी। लाल लेजर एटमॉस्फेयर को चीरते हुए नीचे उतरा और उस बड़े शरीर को सेंटर बनाकर घूमने लगा। मॉन्स्टर को समझ नहीं आया यह रेड लाइट कहां से आई। बस उसके लिम्स अचानक आजाद हो गए। लिटिल स्केलेटन तुरंत पीछे हट गया। रेड बुल डीमन किंग पर स्टारी स्काई की रोशनी गिरी, इतनी भयानक कि उसका आकार दिखना बंद हो गया। जमीन फट गई। डरावनी हीट उसकी हर स्किन को जला रही थी। वह लाइट के स्तंभ में दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे कोयले जैसा काला हो गया। लेकिन सूपिंग उसे आराम देने वाला नहीं था। उसकी शैडो धुंधली हुई और वह लिटिल स्केलेटन के साथ फ्यूजन फॉर्म में प्रकट हुआ। उसने जायंट बोन सेबर घुमाया और मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। मॉन्स्टर ने कभी नहीं सोचा था यह ह्यूमन इतना चालाक होगा। भयंकर दर्द में होने के बावजूद उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्लेड पकड़ लिया। वार गिरने ही वाला था, फिर भी वह उसे रोकने में सफल रहा। उसी समय हेवनली ड्रैगन हाउंड और डार्क ड्रैगन हाउंड लौट आए। दोनों ने एस्ट्रल एनर्जी इकट्ठा कर सूपिंग के साथ मिलकर हमला किया। दोनों ने रेड बुल डीमन किंग की बगल पकड़ ली। पकड़ना सिर्फ कहने को था, असल में वे उसे नोच रहे थे। दोनों पेट्स के नोचते ही डीमन किंग चीख उठा। उसके आसपास के हॉर्न्स टूटकर गिर गए। अब पेट के आसपास छोटे दांत जैसे हॉर्न्स बचे थे। अपना हॉर्न आर्मर टूटता देख वह बेहद गुस्से में आ गया। उसने अपनी ताकत लगाकर सूपिंग की बोन सेबर दूर फेंक दी। फ्यूजन के बाद यह ह्यूमन खाना आसान नहीं था, इसलिए उसने पहले डार्क ड्रैगन हाउंड को खत्म करने का सोचा। लेकिन उसका हाथ पहुंचने से पहले ही स्टारी स्काई की लाइट फिर उसके सिर पर गिर गई। ड्रैगन्स तुरंत उड़ गए, स्पिरिट एनर्जी बुलेट्स के असर से बचते हुए, और मॉन्स्टर अकेला आग में दहाड़ता रह गया। चाहे उसकी स्किन कितनी भी मोटी हो, दर्द असहनीय था। वो मरा नहीं। सूपिंग फिर गायब हुआ और प्रकट हुआ। रेड बुल डीमन किंग गरजा, अब मैं लापरवाह नहीं बनूंगा। उसे लगा सूपिंग फिर बोन सेबर से हमला करेगा, इसलिए उसने आग की दीवार में मुट्ठी घुसेड़ दी। जैसे अंधी बिल्ली भी कभी कभी शिकार पकड़ लेती है। लेकिन सूपिंग ने चाल बदल दी। वह सामने नहीं आया, बल्कि 4 अजीब ऑब्जेक्ट्स आग के पार मॉन्स्टर के चेहरे की तरफ फेंक दिए। उनकी स्पीड बुलेट्स जैसी थी, सिर्फ रंग दिख रहा था। मॉन्स्टर घबरा गया और दूसरे हाथ से रोकने लगा। क्लैंग क्लैंग की आवाजें गूंज उठीं, सोचकर कि ये बहुत दर्द करेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, ये बुलेट नहीं था, इसलिए इसकी किलिंग पावर भी ज्यादा नहीं थी। ये तो बीस्ट कैचिंग रिंग्स थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर की हथेली से टकराए, तुरंत गायब हो गए और बस कुछ नीली रोशनी की लकीरें छोड़ गए। कोई असर नहीं हुआ, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी एक पल के लिए स्टन्ड रह गया। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। एसयू पिंग ऊंचाई में उड़ा और फिर बारिश की तरह लगातार बीस्ट कैचिंग रिंग्स मॉन्स्टर के सिर पर बरसाने लगा। इंटरमीडिएट से लेकर लो तक हर तरह के सब लीडर की तरफ फेंके। उसे पहले से एक्सपीरियंस था। उसने देखा था कि रिंग्स छूते ही गायब हो जाते हैं। इस बार उसने ना चेहरा ढका ना डॉज किया। कॉन्फिडेंस से खड़ा होकर सब झेलता रहा और हंसता रहा। इंटरमीडिएट बीस्ट कैचिंग रिंग के पास सिर्फ 1% चांस था उसे पकड़ने का, और हाई लेवल बीस्ट कैचिंग रिंग के पास सिर्फ 10% चांस। मतलब लक के बिना इस किंग लेवल बीस्ट का कुछ नहीं हो सकता था। अचानक रेड बुल डीमन किंग की छाती पर ठक की आवाज हुई। तभी उसे एहसास हुआ कुछ अलग है। एसुपिंग के फेंके हुए रिंग्स में एक हाई लेवल रिंग गायब नहीं हुआ था। सूपिंग ने तुरंत पहचान लिया, जिस लक का इंतजार था वो सच में आ चुका है। उसके फ्यूज्ड फॉर्म के सूखे चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले। जहां रिंग छुआ वहां से आग में तपे हुए जैसे लाल रोशनी की जंजीरें निकल पड़ी। एक सिरा छाती पर और बाकी पूरे शरीर को जकड़ लिया। जंजीरें कसती गईं। हाथ पैर और मोटा शरीर दबकर घुटनों पर गिर गया। चाहकर भी खड़ा नहीं हो पाया। वो गरजा और महसूस किया कि उसका शरीर चमकते हुए छेद में खिंच रहा है। क्या हो रहा है? उसकी चीख धीरे धीरे गायब हो गई और वो बीस्ट कैचिंग रिंग के अंदर समा गया। जंजीरें भी सिमट गईं। पीछे खाली जगह रह गई। अपने लीडर को बंद होते देख मिनियंस डर गए। सब जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। लीडर के बिना वो बस बेकार झींगे थे। एसयू पिंग ने उनका पीछा भी नहीं किया। वो
और लिटिल स्केलेटन अलग होकर पास पास उतरे। उसका नंबर 1 पेट चुपचाप आगे बढ़ा, सिर झुकाकर बीस्ट कैचिंग रिंग उठा लिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन सू पिंग की नजर जमीन पर बिखरे आर्मर पर पड़ी। चारों तरफ मिट्टी और सूखा खून था। जिसने ये आर्मर पहना था वो लगभग मर चुका था। हंत, लंग और यिंजी से ज्यादा लगाव नहीं था, फिर भी दिल भारी हो गया। धत्त, मैं एक कदम देर से आया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो हंटिंग टीम में नया था और सबको बचा नहीं पाया था। अब भी ताकत बढ़ने के बाद वो हर किसी को बचा नहीं सका। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, 2 बार पुकारती हुई। बॉस। सू पिंग चौंक कर पीछे मुड़ा। पीछे से आई उस कमजोर आवाज ने उसे दर्द भरी यादों से बाहर खींच लिया। बॉस। सू पिंग चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा लियू गोंगचा कमजोर यिंजी को सहारा देकर खड़ा है। हन लंग भी हैरानी से बोला, अभी जो फियर्स बीस्ट्स थे, क्या उन्हें तुमने ही भगा दिया? सू पिंग ने गौर किया कि यिंजी अभी भी एसोसिएशन का आर्मर पहने हुए है। टीम में आर्मर सिर्फ 2 लोगों ने पहना था, एसोसिएशन की तरफ से आए सपोर्ट मेंबर्स, और दोनों टूटे हुए आर्मर अभी भी जमीन पर पड़े थे। तो फिर यिंजी के पास आर्मर आया कहां से? समझ गया मामला सिंपल नहीं है। वो शांत खड़ा हुआ, मरे हुए साथियों को हल्का सा झुककर विदाई दी और बस छोटा सा जवाब दिया। पीछे देखे बिना सीधे अपने पेट हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की तरफ बढ़ गया। उसकी पीठ पर चढ़ते हुए बोला, ये फियर्स बीस्ट्स बहुत मुश्किल हैं संभालना। हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट भी उन्हें घायल नहीं कर पा रहा था। मैं भी रोक नहीं पाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर बस उन्हें पीछे हटाया है। बोलते वक्त वो उनके रिएक्शंस भी देख रहा था। दोनों का व्यवहार बिल्कुल सामान्य, बहुत नेचुरल। कैप्टन लियू ने चेहरा नीचे किया। मेरी गलती है, मैंने उनकी स्ट्रेटेजी गलत समझी। यिंजी भी सामान्य तरीके से बोली, सीनियर सू पिंग, सॉरी, मैं बहुत स्लो थी। अभी तक स्टारी स्काई क्रैक में एंटर भी नहीं कर पाई। हमारी टीम में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। जब वो लोग एक्टिंग में लगे थे, सू पिंग चुपके से दोनों आर्मर्स अपने स्पेस में रख चुका था। फिर उसने पूछा, यिंजी, प्लेन एक्सीडेंट से पहले तुमने हान लंग से क्या कहा था, याद है? कैप्टन लियू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सू पिंग, तुम अब भी वो बात सोच रहे हो। लेकिन यिंजी बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। मैंने कहा था सैटेलाइट स्टारी स्काई क्रैक नहीं ढूंढ पा रहा। और कैप्टन लियू ने कहा, प्लेन से जाना बहुत एरोगेंट होगा। अजीब बात ये थी, जिनके साथी मरे थे वही सबसे शांत थे। यहाँ तक कि लियू गोंगचा तो मुस्कुरा भी रहा था। उसने कहा, मैं मानता हूँ कमांड गलत था, माफ करो। देखो, हम दोनों घायल भी हैं। सू पिंग ने सख्ती से कहा, ठीक है, पहले बेस चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। लियू गोंगचा तुरंत मान गया। ठीक है, चलो रेस्क्यू टीम के पास चलते हैं और एक्सपर्ट्स बुलाकर इन बीस्ट्स को खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले ही हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों चौंक गए और ड्रैगन हवा की रफ्तार से उड़ गया। लियू गोंगचा हकलाया, बॉस सू पिंग, ये क्या कर रहे हो? सू पिंग जेब में हाथ डाले गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर राजा जैसी आभा के साथ खड़ा था। लिटिल स्केलेटन भी पास ही। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग बहुत चालाक हो, सेफ्टी के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। ड्रैगन की आंखें तेज हो गईं। उसने मालिक की मंशा समझ ली। लियू गोंगचा दांत भींचकर मुस्कुराया। लियू गोंगचा हल्का सा पसीना पोंछते हुए बोला, जो तुमने कहा वो भी सही है। लेकिन सू पिंग बाहर से कैप्टन से बात कर रहा था और अंदर अपने दिल में सोच रहा था, मैं सच में उस क्रैक में जाकर सच्चाई देखना चाहता हूँ। इस घने फॉरेस्ट में न जाने कितने रेड स्किन्ड मंकीज छिपे हैं। मामला बहुत सस्पिशियस है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगले ही पल सू पिंग के पेट्स के 2 साए आसमान में गायब हो गए। मंकीज अभी भी उसी दिशा में देख रहे थे जहां वो गए थे। सुबह की हल्की रोशनी होते ही वे बेस लौट आए। बाइलो और बाकी लोग सुबह से वहीं इंतजार कर रहे थे। एक आदमी बोला, वे लौट आए, लेकिन मुझे सिर्फ 3 लोगों की ऑरा महसूस हो रही है। क्या वही हुआ जो हमने सोचा था? हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उनके सामने मैदान में उतर गया। ऊपर हवा में गोल्डन ड्रैगन अभी भी मंडरा रहा था। सू पिंग और लिटिल स्केलेटन का इंतजार करते हुए जैसे ही लोगों ने देखा कि ड्रैगन बीस्ट ने लियू गोंगचा और यिंजी को पकड़ रखा है, सब घबरा गए। कैप्टन लू और यिंजी घायल हैं। लेजेंडरी सू पिंग जल्दी अपने पेट को कहो छोड़ दे। भीड़ शोर कर रही थी। तभी सू पिंग उतरा। उसने समनिंग स्पेस खोला, गोल्डन ड्रैगन और लिटिल स्केलेटन को वापस लिया। फिर बोला, दोनों के लिए अलग हॉस्पिटल रूम तैयार करो। रैंक 9 से ऊपर के गार्ड्स लगाओ। मेरी अनुमति के बिना इन्हें बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करने देना, और साथ ही इनकी कल्टीवेशन सील कर दो। ये सुनकर यिंजी और कैप्टन दोनों के मुंह खुल गए। बाइलो शांत आवाज में बोला, मतलब तुम इन्हें इम्प्रिजन करना चाहते हो? भीड़ में हड़कंप मच गया। ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स को मिलता है। कैप्टन लियू और यिंजी 15 साल से सोल्जर्स थे, काउंटलेस अचीवमेंट्स वाले पेट वॉरियर्स। उन्होंने कौन सा क्राइम किया? लियू गोंगचा का चेहरा कांपने लगा। भाई सू पिंग, मैंने मिशन में तुम्हारा विरोध किया था, लेकिन प्राइवेट रिवेंज के लिए पब्लिक पावर इस्तेमाल करोगे इतना तो नहीं सोचा था। यिंजी दर्द भरे चेहरे के साथ बोली, सीनियर सू पिंग, गलती मेरी है। मैंने बिना अनुमति एक्शन लिया, मिशन फेल हुआ।
मैं पनिशमेंट स्वीकार करती हूँ। सूपिंग चुप रहा। बाकी लोग दोनों के पक्ष में बोलने लगे। अगर आप साबित नहीं कर सकते कि इन्होंने टीम को नुकसान पहुंचाया तो कोई नहीं मानेगा। सूपिंग का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पास अभी सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन इस बार का एनिमी बेहद खतरनाक है। एक भी गलती नहीं हो सकती। मुझ पर भरोसा करो, मुझे थोड़ा समय दो। भीड़ चुप हो गई। पीछे खड़े बाइलो ने आंखें बंद कर आह भरी। जैसा वह कहता है वैसा करो। कई लोग असंतुष्ट थे, पर आदेश मानना पड़ा। कुछ देर बाद बाइलो एक प्राइवेट रूम में खड़ा था। लियो गोंगचा और यिंजी को तुम्हारे कहे अनुसार अरेंज कर दिया गया है। मेरे कमांड के लोग तुम्हारी तरह फ्री नहीं हैं। अब बताओ, इस पायनियरिंग मिशन में आखिर हुआ क्या था? सूपिंग ने तुरंत मना कर दिया। मैं अभी तक तुम्हारे कमांड के नीचे ज्वाइन होने के लिए अग्री नहीं हुआ हूँ। तुम बूढ़े फॉग। बोलते हुए सूपिंग ने अपना स्टोरेज स्पेस खोला और खून से सने आर्मर्स बाहर निकाल दिए। ये ऑपरेशन शायद पहली बार है जब एसोसिएशन ने अपने डायरेक्ट पेट वॉरियर्स भेजे हैं। सही। यह सुनकर वह अनजाने में चौंक गया, क्योंकि सच में यिंजी और हान लांग पहली बार भेजे गए थे। सूपिंग ने दोनों चेस्ट आर्मर उसके सामने रखे। ये तुम्हारे पेट वॉरियर्स का स्पेशली मेड चेस्ट आर्मर है ना? फिर बोला। मैंने अपनी आंखों से यिंजी और हान लांग को उन रेड स्किन्ड मंकीज द्वारा खाया जाते देखा। उनके चेस्ट आर्मर चबाए गए थे। स्वाद नहीं आया इसलिए छोड़ दिए। सिर्फ उनका फ्लैश और बोन्स। उसी समय दूसरे रूम में यिंजी को हॉस्पिटल बेड पर बांधकर रखा गया था। उसकी कल्टीवेशन सील थी। सूपिंग आगे बोला। मुझे शक है हॉस्पिटल रूम में बंद जो यिंजी दिख रही है वो इम्पोस्टर है। इस पायनियरिंग मिशन में सच में कोई अजीब डेविल शामिल है। तभी ब्लैक क्लोक पहने एक सबऑर्डिनेट भागता हुआ आया और घुटने पर बैठ गया। रिपोर्ट, अर्जेंट न्यूज। कई बेस एरियाज की पायनियरिंग टीम्स एनर्जी क्रिस्टल की खबर लेकर लौटी हैं। अब बड़े बेस एरियाज और टीम्स माइनिंग के लिए भेज रहे हैं। अफवाह फैल चुकी है। लोग मरने तक के रिस्क ले रहे हैं। बाइलो और सूपिंग दोनों के माथे पर पसीना आ गया। मामला संभालना मुश्किल होगा। ह्यूमन लैंग्वेज बोलने वाले बीस्ट्स और मरे हुए लोगों की कॉपीज। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। स्टारी स्काई क्रैक और क्रिस्टल मिनरल की खबर मिलते ही दोनों सन्न रह गए। स्थिति गंभीर थी, इसलिए दोनों अपने अपने तरीके से संभालने चले गए। बाहर शहर में माहौल गर्म था। ऐसे क्रिस्टल की चर्चा जो पेट्स को इंस्टेंट इवॉल्व कर सकता है, पेट वॉरियर्स को तेजी से स्ट्रांग बना सकता है। शहर में 2 वॉर पेट्स लड़ रहे थे। दूर से 2 लायंस जैसे टकरा रहे थे। साइज और बॉडी एक जैसी, लेकिन 1 सेकंड में ही एक दूसरे को जमीन पर दबा देता है। पास जाकर फर्क साफ दिखा। जीतने वाले के शरीर में एनर्जी बह रही थी। उसकी स्ट्रेंथ अनमैच थी। एक आदमी हैरान होकर पूछ बैठा, पहले तो दोनों बराबर थे, अब इतना फर्क कैसे? ओनर मुस्कुराया, जेब से बड़ा क्रिस्टल निकाला। सब इसका कमाल है। ये स्टारी स्काई क्रैक से मिला मिनरल है। इसे खाने के बाद पेट हो या इंसान, कॉम्बैट पावर परमानेंटली बढ़ जाती है। यह सुनते ही वहां रेसलिंग देख रहे सभी लोग हंगामा करने लगे। ये मिनरल तो बहुत ही मैजिकल है। पैसा दूंगा, जल्दी बताओ स्टारी स्काई क्रैक कहाँ है? कोई और बोला, मिनरल माइन करने चलोगे? साथ चलते हैं। एक यूथ उत्साह में बोल पड़ा, मुझे भी काउंट करो। उसकी गर्लफ्रेंड बगल से बोली, सच में जाना चाहते हो? उस न्यूली अपीयर्ड स्टारी स्काई क्रैक में क्या खतरनाक चीजें छिपी हैं कोई नहीं जानता। लड़की समझदार थी, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना। कॉफिन देखे बिना रोने वाला नहीं था। वह जोर से बोला, तुम देख नहीं रही? इतना छोटा स्टोन इतना कॉम्बैट पावर बढ़ा रहा है। मैं कई सालों से रैंक 6 पर अटका हूँ। कोई टीम मुझे रिक्रूट नहीं करती। कल्टीवेशन बढ़ाने वाले ट्रेजर्स सब फेडरेशन के पायोनियरिंग वेयरहाउस में रहते हैं। इतना बोलकर वह तुरंत रजिस्ट्रेशन करने मुड़ गया और पीछे मुड़कर बोला, थोड़ा रिस्क लूंगा तो वो कल्टीवेशन पा सकता हूँ जो 50 साल में मिलता। ये तो हेवन का मौका है। मौका मिला तो तुम्हारे लिए भी कुछ पीसेज लाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब पायनियरिंग एरिया जाने के रजिस्ट्रेशन गेट पर पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। गार्ड्स बोले, वापस जाओ। सब लोग चौंक गए। क्या? गार्ड्स ने समझाया, ब्लड कॉइल्ड फॉरेस्ट अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन ने आदेश दिया है। जगह बहुत डेंजरस है। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। ऑफिशियल जांच से पहले कोई इंडिविजुअल पायनियर नहीं जाएगा। लोग नहीं माने। बोले, कई टीम्स जाकर वापस भी आ चुकी हैं। हालात बिगड़ते देख गार्ड्स ने एस्ट्रल एनर्जी से सबको सप्रेस कर दिया। अब से पायनियरिंग टीम्स भी नहीं जाएंगी। जो लौटे हैं उन्हें ऑफिशियल्स एक एक कर इंट्रोगेट करेंगे। कोई और प्रॉब्लम? रैंक 9 पावर की दबाव से लोग पीछे हटे। सांस लेना मुश्किल। हम चले जाते हैं। सॉरी ऑफेंड किया, लेकिन मन में असंतोष था। थोड़ी दूर जाकर फिर बातें शुरू। हमेशा अच्छा मौका हमारे हाथ नहीं आता। मैंने माइनिंग के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, सब गया। तभी एक अजीब इंसान सामने आया। वेस्ट पहना था, बाल लड़की जैसे लंबे। पहचान नहीं पड़ा लड़का या लड़की। उसने मुट्ठी भींचकर गुस्से में कहा, नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन वाले बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरे दोस्त को मिनरल माइन करने पर पकड़ लिया कि हाथ का मिनरल छीनने के लिए सिवियर टॉर्चर किया, बुरी तरह पीटा। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तुम अभी अभी उस वॉर पेट के मालिक की बात कर रहे हो जिसने मिनरल खाया था? क्या कह रहे हो? मिनरल पाने के लिए नर्चरिंग मास्टर ने उसे टॉर्चर किया। ये नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन तो हद कर रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंजर वाला बहाना सिर्फ एक्सक्यूज है। असली मकसद मिनरल पर कब्जा करना है। रेड क्लोक्ड इंसान जोर से चिल्लाया, सही कहा। हेवनली ट्रेजर्स हमेशा ऑफिशियल्स या बड़े फैमिलीज के हाथ ही लगते हैं। इस बार हेवन ने हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को मौका दिया है और वो भी छीना जा रहा है। क्या हम ये गुस्सा सह लेंगे? उसने साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल की, लोगों के दिल पर सीधा वार किया, खासकर वो यूथ जो रैंक 6 पर अटका था। भौहें सिकोड़ कर बोला, कैसे सहें? ऊपर वाले सेल्फिश न होते तो हम भी कल्टीवेशन बढ़ाकर पावर हाउसेस बन सकते थे। देखकर कि माहौल उसके हिसाब से बन रहा है, रेड क्लोक्ड बोला, ठीक है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे एक छोटा रास्ता पता है जो मैनेजमेंट को बाईपास करके शहर से बाहर ले जाता है। मेरे साथ चलो। ब्लड कॉइल्ड फॉरेस्ट जाकर पायनियर कर सकते हो। सुनते ही सब एक्साइटेड। सच में कमाल हो गया। हेवन रास्ता बंद नहीं करता। धन्यवाद। मैं अपने भाइयों को बुलाता हूँ। मैं भी अपनी टीम को कांटेक्ट करता हूँ। तैयारी के दौरान रैंक 6 वाला यूथ उसके पास गया। सच में शुक्रिया। लगा था पूरी जिंदगी सिर झुकाकर कल्टीवेशन करता रहूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रेड क्लोक्ड कुछ सोचकर बोला, रुको, सोचने दो, मुझे एनबाई कहो। नाम रहस्यमय लगा। असली है या नहीं पता नहीं। सीन बदलता है। नर्चरिंग मास्टर बिल्डिंग के अंदर ब्लियो का प्राइवेट रूम। वो कम्युनिकेशन बंद करके सूपिंग से बात करता है। मैंने अभी पूरे बेस सिटी में बैन जारी किया है, कुछ असर पड़ेगा? सूपिंग बोला, जरूरी नहीं। अगर एनर्जी क्रिस्टल की खबर जानबूझकर फैलाई गई है तो तुम्हारा बैन उल्टा कवर अप समझा जाएगा। बालो बोला, सही है। जब तक लोग क्रिस्टल लाते रहेंगे, चाहे स्लो एडवांसिंग पावर हाउसेज हों या कमजोर लोग, सबको लालच होगा। सूपिंग बीस्ट कैचिंग रिंग पकड़कर बोला, हमें जल्दी सच साफ करना होगा। बालो बोला, मैंने ली गोंगचा और यिंजी से पूछताछ शुरू कर दी है। तुम्हारा क्या प्लान है? सूपिंग बोला, मेरे पास भी कोई है जिससे पूछताछ करनी है। कॉल खत्म होते ही उसने बीस्ट कैचिंग रिंग से रेड बुल डीमन किंग को बाहर निकाला। वो स्तब्ध होकर सूपिंग को घूरता रहा, फिर अचानक मुंह खोलकर उस पर झपटा, शापित इंसान, तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। लेकिन अब वो किसी केक जैसा था। सूपिंग जब चाहे उसका कोई हिस्सा तोड़ सकता था।